साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चौथा T20 मैच हुआ, वो देखने के बाद तो बिल्कुल भी मुझे कोई डाउट ही नहीं रह गया है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल भी सीरियस नजर नहीं आ रही है इसमें। और ये जायज भी है थोड़ा कि वर्ल्ड कप में पूरे 1.5-2 महीने यहाँ रहने के बाद इनके बाकी जो प्लेयर्स थे वो तो इंटरेस्टेड थे नहीं खेलने में। और लेकिन बाकी जो नए प्लेयर्स आए हैं उसमें भी मुझे वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। अगर हम बात करें कि इंडियन टीम की जो सीरियसनेस है वो तो ऑब्वियसली जायज है, क्योंकि इन लोगों का तो फ्यूचर डिपेंड करता है। इन लोगों को वैसे भी मेन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो इन लोगों के लिए तो बिल्कुल मारने मारने वाली स्थिति है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम इस तरह से क्यों खेल रही है वो मुझे समझ में नहीं आता। जो वर्ल्ड कप में खेलने वाले जो प्लेयर्स थे उसमें से ट्रेविस हेड को छोड़ के अब तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बचा है। और ट्रेविस हेड भी बाद में आया था वहां वर्ल्ड कप के 5 मैचेस के बाद। तो वो तो जैसा खेलता है वो वैसा खेल ही रहा है। लेकिन बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे हैं मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इन लोगों को तो सीरियसली खेलना चाहिए, इन लोगों को भी कहाँ अपनी मेन टीम में खेलने का मौका मिलता है। लेकिन पता नहीं बड़ी स्ट्रेंजली ना तो इनकी कोई प्लानिंग नजर आ रही है, क्योंकि 174 रन का जो स्कोर है वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से इन्होंने अप्रोच किया। हाँ, यहाँ पे मैं जरा सा एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे जो व्यूअर हैं हिमांशु पाल, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड में मैं वो बात करूंगा आपसे कि उसके बारे में मेरे क्या व्यूज हैं। तो चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। इंडियन टीम ने टॉस ये लोग हार गए, उसके बाद इनको तो ऑब्वियसली पहले बैटिंग दे ही दी गई थी, क्योंकि कोई भी कप्तान जो है वो ये सोचता है कि बाद में बैटिंग करना आसान रहता है, ड्यू भी आ सकती है। हालांकि इन लोगों को पता होना चाहिए था कि ड्यू रायपुर में नहीं आ रही है, जिस तरह का क्लाइमेट था वहां। हाँ, और शुरुआत हम करें जो आकाश चोपड़ा ने जो पिच रिपोर्ट की थी, पिच रिपोर्ट में तो उन्होंने बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया था कि स्पिनर्स का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, स्पिनर्स को तो घर ही भेज देना चाहिए। और ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग उसके बावजूद भी ये पिच रिपोर्ट करने चले आते हैं। मैं पहले भी कितनी बार ये डिस्कस कर चुका हूं कि ये पिच रिपोर्ट जो है ये किसी भी बैट्समैन, किसी भी जो ये प्लेयर्स आते हैं, इनको किसी को भी समझ में नहीं आता है देख के कि ये कोई भी आदमी गारंटी के साथ नहीं बोल पाता है कि क्या होगा जब तक कि बिल्कुल ही एकदम ही बर्बाद विकेट ना हो। तो ये पिच रिपोर्ट क्यों करते हैं? इन लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए कि भाई हमको मत भेजो यार। अब आकाश चोपड़ा कहने को तो रणजी ट्रॉफी में इसका इतना बड़ा स्कोर किए हैं, इसने इतने बड़े बड़े रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 स्पिनर खिलाए, इंडिया की टीम ने 2 स्पिनर खिलाए, अच्छे खासे विकेट सारे स्पिनर्स ने मिला के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ये इन्होंने कह दिया कि नहीं, तो स्पिनर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अच्छी खासी बॉल स्पिन भी हो रही थी ठीक ठाक, मतलब जितनी होनी चाहिए। लेकिन पिच रिपोर्ट बिल्कुल ही बेकार टाइम वेस्टेज है, इस सेगमेंट को तो निकाल ही देना चाहिए इसमें से। खैर, इंडिया ने जो शुरुआत की बैटिंग की, 6 ओवर में 50 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने ठीक ठाक बैटिंग की, हालांकि उसने एक मेडन ओवर भी खेला। मतलब बड़ा ताज्जुब हुआ जो यशस्वी जायसवाल को कोई बॉलर अगर मेडन ओवर फेंक दे। फिर लेकिन उसके बाद वही हुआ जो नॉर्मली इंडियन टीम के साथ होता है, 11 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए। और देखिए तिलक वर्मा की बदकिस्मती से श्रेयस अय्यर टीम में आ गया, तो अब तिलक वर्मा को तो बाहर जाना ही था। और दीपक चाहर को जो इन्होंने टीम में लिया था वो तो प्रसिद्ध कृष्णा का भी नंबर था बाहर जाने का, जिस तरह की खराब बॉलिंग उसने की थी पिछले मैचेस में। अब प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इंडियन टीम में आने के लिए। और अब उसके पास अब अफगानिस्तान के साथ जो T20 होने वाले हैं, पता नहीं प्रसिद्ध कृष्णा को उसमें खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद दीपक चाहर को ट्राई करेंगे, क्योंकि दीपक चाहर को इन्होंने आगे की भी टीम में लिया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन वही 66 रन 67 रन पे 3 विकेट हो गए। उसके बाद रिंकू सिंह की कल पहले बैटिंग आ गई। रिंकू सिंह की एक्चुअली इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि रिंकू सिंह का टेम्परामेंट भी हमको देखने को मिला कि जब ज्यादा ओवर होते हैं तो वो किस तरह से बैटिंग करता है। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, और इक्वली अच्छी बैटिंग की जितेश शर्मा ने। देखिए T20 में जब 20 ओवर का गेम है और आपके पास 6 बैट्समैन हैं और एक पीछे से कोई ना कोई तो एक पुछल्ला बल्लेबाज ऐसा होता ही है जो बल्ला घुमा लेता है,
तो 20 ओवर में आपको क्यों चिंता करनी है? आपको तो वैसे ही खेलना है जैसा जितेश शर्मा ने खेला। 3 बॉल देखी, चौथी बॉल पे छक्का मार दिया, 19 बॉल में 35 रन बनाए। रिंकू सिंह ने 29 बॉलों में 46 रन बनाए। मेरे ख्याल से तो बहुत ही गजब की बैटिंग की इन दोनों लोगों ने, ये दो लोग। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ से मुझे वही शिकायत है जो पिछले पहले 2 मैचेस में किया था उसने। और पहले 2 मैचेस में क्या, अब तीसरे मैच में जाके उसने भले सेंचुरी बनाई, लेकिन शुरुआत उसकी वैसी ही रहती है कि 30 बॉल में 32 रन, 25 बॉल में 27 रन, इस तरह से शुरुआत करने से T20 में तो बहुत नुकसान हो जाता है। पहले 2 मैचेस में तो यही हुआ। पहले 2 मैचेस में, पहले मैच में तो खैर वो बिना बॉल खेले ही आउट हो गया। दूसरे मैच में उसने भले 50 बनाई, लेकिन वो शुरुआत में उसकी वैसी ही थी बैटिंग। अब कल जिस तरह से 29 बॉल में 32 रन बना के वो आउट हुआ, उस तरह से वो दूसरे मैच में भी आउट हो सकता था। वो तो गनीमत है वो आउट नहीं हुआ और उसने बाद में 50 बनाई। लेकिन आप अगर मान लीजिए 29 बॉल खेल रहे हैं और आपका 32-33 रन का स्कोर है और गलती से कहीं आप आउट हो गए, तो फिर तो आपने टीम को बिल्कुल पीछे लगा दिया। और कल के मैच में तो बिल्कुल यही हुआ। वो कहने को बैटिंग कर रहा था, लेकिन वो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलता हुआ नजर आ रहा था। ये ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। तीसरे मैच में भले उसने सेंचुरी बनाई, लेकिन शुरुआत में उसकी बैटिंग बिल्कुल वैसी ही थी। तो ये यहाँ पे T20 में ये करने का स्कोप बिल्कुल आपके पास है नहीं। आपको तो बिल्कुल दोनों तरफ से मारना है। देखिए, वनडे की बात अलग होती है, जैसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, कि भाई चलो रोहित शर्मा मारेगा, शुभमन गिल सेट इन हो जाएगा, क्योंकि वो 50 ओवर का मैच। यहाँ पे आपके पास टाइम है ही नहीं बिल्कुल। इतना फास्ट पेस्ड गेम है T20। यहाँ तो दोनों बैट्समैन को दोनों तरफ से मारना है। पावर प्ले का फायदा तो आपको उठाना ही उठाना है, और उसमें सिर्फ ये नहीं हो सकता कि यशस्वी जायसवाल ही रन बनाएगा। तो अब ये तो ऋतुराज गायकवाड़ को सोचना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि आपको तो स्कोरिंग बढ़ानी ही बढ़ानी है। खैर, किसी तरह रिंकू सिंह और जितेश शर्मा की वजह से फिर इन लोगों ने 174 रन बनाए। 174 रन का स्कोर T20 के मैच में किसी भी हालत में, ये मतलब 20 में से 18 मैचेस बाद में चेस करने वाली टीम को जीतना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को कल बड़ा दुख होगा ये जिस तरह से ये लोग मैच हारे हैं, और उसके पीछे मुझे यही लग रहा है कि इन लोगों की सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं है सीरियसनेस, इसका जवाब तो ऑस्ट्रेलिया वाले ही दे सकते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से इन लोगों के बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, 4 बैट्समैन तो आपके आड़ा शॉट मारते हुए आउट हुए हैं, स्वीप खेलते हुए। और जो इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखिए, इंडियन स्पिनर्स ने सबसे अच्छी चीज क्या की, इन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की। अब इंडिया में हमेशा में यही शिकायत मुझे रहती है इंडियन बॉलर से कि ये लोग बचने के लिए ना बाहर, विकेट के बाहर बॉल करने लगते हैं। विकेट के बाहर बॉल करने से कोई फायदा आपको नहीं है। बल्लेबाज तो बल्ला घुमाने के लिए आया है, वो बल्ला घुमाएगा, उसके बल्ले में आ गई तो वो कहीं से भी जाएगी बाउंड्री के लिए। लेकिन अगर मिस हो गई और वो विकेट पे नहीं है बॉल, तो उससे फायदा क्या है? कल के उस मैच में यही सबसे अच्छी चीज हुई कि स्पिनर्स ने विकेट टू विकेट बॉल की, उन्होंने आड़े बल्ले घुमाए, जब मिस हुई तो बोल्ड हो गए वो, या LBW हो गए। तो इसलिए आपको विकेट टू विकेट बॉल करना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम द इंडियन स्पिनर्स, लेकिन आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने कैसी वो बैटिंग की है। जो इंडियन स्पिनर्स थे, बिश्नोई और अपना अक्षर पटेल, इन लोगों के 48 जो बॉल इन्होंने फेंकी है 8 ओवर की, उसमें से 26 तो डॉट बॉल्स थी। अब अगर ये लोग जरा सा भी सोच लेते, फाइनली ये लोग 20 रन से मैच हारे हैं। अगर वो 26 बॉल, चलिए रन बॉल ना भी कहें मैं, अगर उसमें से 17 रन भी बनाते तो इन लोगों का डेफिसिट क्या रहता? 10 रन। वो 10 रन तो कहीं भी कवर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैथ्यू वेड मैच जीतने के लिए सीरियस नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो ऊपर बैटिंग करने आता। लेकिन क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी नए प्लेयर्स खिलाए वो सारी लीग्स खेलते हैं और सारी लीग्स में वो ऊपर बैटिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मैथ्यू शॉर्ट, जो कि वो कितना पीछे आया बैटिंग करने, तो वो तो ओपनर ही है। अब इस तरह से अगर ये करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब मैथ्यू वेड ने तो हालांकि पूरी सीरीज में ही 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, लेकिन आखिरी में डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया था, वही तीसरे मैच की तरह हो गया था जहां ये लोग ऑस्ट्रेलिया मैच जीती थी। वही 3 ओवर में इनको 47 रन बनाने थे। कल के मैच में भी एग्जैक्टली वही हुआ, आखिरी 3 ओवर में इनको 47 रन बनाने थे, लेकिन कल के मैच में ये 20 रन से हार गए मैच। तो हर बार ऐसा नहीं हो पाता है। कल ड्यू भी नहीं थी, और कल सूर्या ने 1900 ओवर स्पिनर से फेंकवाया भी नहीं। तो वो तो पता नहीं सूर्या ने क्यों गलती की थी, शायद उसकी कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, इस वजह से ऐसा हो गया था। तो कल मेरे ख्याल से उसको समझ में आ गया होगा,
और इन लोगों ने बिल्कुल भी वो नहीं किया जो कि थर्ड मैच में इन्होंने गलतियां की थी। टिम डेविड को दीपक चहार ने बहुत अच्छा आउट किया। दीपक चहार की हालांकि पहले 2 ओवर में अच्छी खासी धुनाई हो गई थी, 29 रन दिए थे उसने, लेकिन सेकंड स्पेल में बहुत अच्छा हुआ कि वो उसने कमबैक किया, 2 विकेट भी लिए, बहुत अच्छे विकेट्स लिए उसने। और सबसे अच्छी चीज वही की उसने, जैसा कि थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड जब होता है, रायपुर का ग्राउंड कल बड़ा था और उसमें उसने स्लोअर बाउंसर फेंके। टिम डेविड को तो बहुत ही अच्छा आउट किया उसने। और ये कितने वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इन लोगों को स्लोअर बाउंसर यूज करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। कल उसी की वजह से वो आउट हो गया कि अब स्लोअर बाउंसर में आपको अपने हाथ से ताकत लगानी है और 70 मीटर की अगर बाउंड्री है तो फिर आप कितनी जोर से मारोगे। तो आप छक्का मारने के लिए या चौका मारने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए और स्लोअर बाउंसर में टाइम नहीं हो पाता है शॉट। तो वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया को कल का मैच जीतना चाहिए था। इंडियन टीम ने जो खेला है उससे कहीं ज्यादा खराब ऑस्ट्रेलिया टीम ने बैटिंग की है। मतलब ये कल का मैच इंडिया जीती नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया हारी है। इंडिया ने तो वही किया जो इनको करना चाहिए था। हालांकि बैटिंग में इनको ज्यादा स्कोर करना चाहिए था, इनको आराम से 190 तक का स्कोर करना था, लेकिन ये ऋतुराज गायकवाड़ की स्लो बैटिंग की वजह से बहुत ही गड़बड़ हो गया मैच। और इन लोगों को सोचना चाहिए सीरियसली, ऐसे काम चलेगा नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी इनिशियल स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने के बारे में बहुत सीरियसली सोचना है। तो चलिए, सीरीज तो इंडिया जीत गई। हालांकि चूंकि कॉम्पिटिटिव नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम, इसलिए कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, लड़के अपना परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अगर कल का मैच जीत जाती तो सीरीज के आखिरी मैच में कुछ इंटरेस्ट बना रहता, लेकिन ठीक है, चलिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया सीरीज जीत गई और लगातार 14वीं ये अपनी होम सीरीज जीते हैं। तो ठीक है, कहने के लिए तो रिकॉर्ड अच्छा है और जीत तो खैर ठीक ही लगती है, अच्छी लगती है, क्योंकि कहने को ये हो जाता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम इंटरेस्टेड नहीं थी तो भी आप इनसे हार गए, ये भी गलत है। तो ऐसी टीम जो कि इंटरेस्टेड नहीं है उसके साथ खेलने में ये डबल एजेड सोर्ड रहती है कि आप हार जाएं तो कहेंगे कि आप इनसे भी हार गए, और जीत गए तो कोई ज्यादा क्रेडिट मिलता नहीं है। तो खैर चलिए, ठीक है, अब संडे का मैच एकेडमिक इंटरेस्ट का है। अब देखते हैं इंडियन टीम क्या चेंज करती है, क्या नहीं करती है। हालांकि इस तरह से ये जो सूर्य कुमार यादव को जो कप्तान बनाया गया है, ऐसे में ये कप्तान के लिए भी बहुत बड़ी वो धर्म संकट वाली स्थिति रहती है कि अब ये क्या करे क्या ना करे, क्योंकि ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए तो कैप्टन है नहीं, इसको भी मालूम है। अब इसके लिए तो ये अच्छा होगा कि ये 4-1 से ये सीरीज जीतना चाहे, लेकिन अगर नए प्लेयर्स को मौका देंगे तो हो सकता है कि टीम हार जाए। सूर्य कुमार यादव को क्या लेना देना है, उसे पता है कि वो आगे कभी जब ये सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, रोहित वगैरह, तो इसको क्या कप्तानी मिलने वाली है। किसी भी हालत में लॉन्ग टर्म में सूर्य कुमार यादव कैन नॉट बी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द कैप्टेंसी फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। ये बात तो तय है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी एज ऐसी है कि अब श्रेयस अय्यर वगैरह ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादा बड़े कैंडिडेट हैं। केएल राहुल एक बड़ा कैंडिडेट है, हालांकि वो कैप्टेंसी का मटेरियल नहीं है, ये बात तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं। जिस तरह से हमने उसको कप्तानी करते हुए देखा है T20 में, आईपीएल में, तो वो भी, उसका भी हाल वो आरसीबी जैसा ही है। वो आरसीबी भी कितने भी अच्छे प्लेयर्स भर लें, लेकिन वो कभी वो आईपीएल टाइटल जीत नहीं पाए और ना वो कभी जीत पाएंगे इस तरह से। खैर, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो चलिए, मैच तो हो गया। कल का मैच जो संडे को है फाइनल मैच, वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है उसमें। अब हम बात करते हैं जो हिमांशु पाल ने क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए या नहीं। तो इस बारे में मेरा कहना यह है कि हिमांशु देखो, सारे वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो सिंगल मैच ही होते हैं, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो या और भी कोई गेम हो, ओलंपिक्स के गेम्स हो, ये सारे सिंगल मैच होते हैं। और क्रिकेट में बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया में जो बेंसन एंड हेजिस सीरीज हुआ करती थी 80 से लेके 2000 के फर्स्ट डिकेड तक, उसमें वो इंडिया ने एक बार जीती भी है। उसमें वो ऑस्ट्रेलिया के अलावा 2 टीमें और बुलाते थे और फिर वो तीनों टीमें आपस में 5-5 मैच खेलती थी और उसके बाद जो बेस्ट टीम्स रहती थी वो आपस में बेस्ट ऑफ 3 खेलती थी फाइनल। वो काफी फेयर लगता था, सब कुछ था, ठीक था। लेकिन एक प्रॉब्लम उस टाइम ये थी, मतलब एक बेनिफिट उस टाइम ये था कि वहां पे मैचेस ही बहुत कम हुआ करते थे। अब आज तो क्रिकेट इतना ज्यादा हो रहा है कि यहां वो बेस्ट ऑफ 3 निकालने के लिए आपके पास स्लॉट नहीं है।
दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के मैचेस में सिंगल मैच या बेस्ट ऑफ 3 नहीं होता है, क्रिकेट में तो वैसे भी नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, क्रिकेट में गेम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं डिटरमिन जो करती हैं मैच का आउटकम, जैसे कि विकेट। अब फुटबॉल और हॉकी में ग्राउंड जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। वो आप कभी भी मैच करवा लीजिए, दिन में, रात में, बरसात में, कीचड़ में, किसी में भी, वो दोनों टीमों के लिए सेम है और वो वैसा ही रहने वाला है। लेकिन क्रिकेट में तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आज मान लीजिए आपने पहला मैच खेला और आज के मैच में बिल्कुल ड्राई वेदर था, तो अब कोई भी टीम ये कह सकती है कि अरे हम टॉस हार गए तो ये हो गया हमारे साथ, वैसा हो गया। फिर दूसरा मैच जो हुआ उसमें मान लीजिए बारिश गिर गई। अब बारिश गिर गई तो फिर क्या होगा? फिर तीसरे मैच में विकेट, अगर सेम विकेट के ऊपर आप तीसरा मैच करवाएंगे तो वो बिल्कुल ही डिटीरियोरेट हो चुका होगा। और अगर आप वो चेंज कर देंगे विकेट, तो कोई टीम कह सकती है कि अरे उस पे घास ज्यादा थी, इस पे घास कम थी, और इसमें हम टॉस हार गए। फिर इसमें वेदर, इसमें क्लाउड्स आ गए थे तो बीच में क्लाउड कवर आ गया तो बॉल स्विंग ज्यादा होने लगी, ऐसा होने लगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिर भी डिबेट हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ 3 करवाएं, बेस्ट ऑफ 5 करवाएं, कुछ भी करवाएं, यहां पे विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारी चीजें सेम नहीं रख सकते। अब बेस्ट ऑफ 3 का फायदा तभी है जब बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशंस में तीनों मैचेस हो। वो पॉसिबल नहीं है, खास तौर पे क्रिकेट में। हॉकी, फुटबॉल में आप कैसे भी करवा लें, वो चलता है, लेकिन कहीं भी होते नहीं है। फिर दूसरी बात ये, हिस्टोरिकली ये सिंगल मैच ही होता आया है। बाकी टीमें ये कह सकती हैं अरे भाई हमने क्या बुरा किया था, आप हमारे टाइम में भी बेस्ट ऑफ 3 करवा देते। 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो आप देखिए उस टाइम वेस्ट इंडीज को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई होगी। वो ये कहते हैं कि अरे यार 2 मैच और करवा दो, हम इनको बिल्कुल भूसा भर देंगे इनमें। और प्रैक्टिकली होता भी वही, क्योंकि 1983 में जून में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है वेस्ट इंडीज को हरा के, और उसके तुरंत बाद वेस्ट इंडीज की टीम 5 मैचों की सीरीज खेलने आई थी, 5 टेस्ट मैचेस और ये 5 अपने वनडे इंटरनेशनल्स। और वो इंडिया को उन्होंने वनडे इंटरनेशनल की सीरीज 5-0 से हराया था, और किसी भी मैच में इंडियन टीम उनका हाथ भी नहीं पकड़ पाई थी। इतना वन साइडेड हराया था उन्होंने। वो शायद बिल्कुल बदला लेने के लिए ही आए थे जो वर्ल्ड कप के फाइनल में वो हारे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट में आप बेस्ट ऑफ 3 करवा भी देंगे तो वो इवननेस नहीं आ पाएगी, जहां दोनों टीमों को आप यूनिफॉर्म कंडीशंस दे सके, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इस आर्ग्यूमेंट में कुछ दम है या आपका कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है? तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको शायद मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा ठीक लगा होगा। जो भी है आप बताएं कमेंट करके। तो मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।